अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट समर वेकेशन होमवर्क। होप सो कि जो हमने पिछले जितने भी अपने समर वेकेशन के लेक्चर कवर किए हैं वो आप लोगों ने राइट डाउन कर लिए होंगे और नेक्स्ट टेस्ट की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और जो आज आप लोगों का टेस्ट होगा वो भी आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। चलें, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आज हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। उसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज मीन बाय काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स क्या होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में डिफाइन स्पीड एंड वेलोसिटी। थर्ड में डिफाइन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है और उसकी वैल्यू को एसआई यूनिट में लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन एक्सेलरेशन एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। एंड द फिफ्थ वन इज इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है ये कि हमने 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। एंड द सिक्स्थ इज डिफाइन यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी तो आप लोगों ने ऊपर पढ़ लेना है क्वेश्चन नंबर 2 में, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है वो भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो पढ़ी है लेकिन पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होती है वो भी देखेंगे। उसके बाद डिफाइन या ड्राइव करेंगे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड डिफाइन करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और इसकी इक्वेशन भी लिखेंगे। पहला सवाल हमारे पास आ जाता है व्हाट इज मीन्ड बाय काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स क्या होता है। काइनेमैटिक्स में हमने स्टडी करना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में, लेकिन ये डिस्कस नहीं करना कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों आया, इसके बिहाइंड रीज़न क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस पर फोर्स अप्लाई की जाती है और ये इस पॉइंट से मूव करता करता इस पॉइंट तक पहुँच जाता है, ये ब्लॉक यहाँ पे पहुँच जाता है। यानी कि जब ये मूव करता हुआ इस पॉइंट से इधर तक आ रहा है तो इट्स मीन ये मोशन की वजह से मोशन करता हुआ ये यहाँ तक पहुँचा है। हमने ये तो पढ़ना है कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, कौन से मोशन में है, कौन सी टाइप्स के मोशन में, लेकिन ये डिस्कस नहीं करना कि कौन सी रीज़न थी जिसकी वजह से ये मोशन में आया, जिसकी वजह से इसने मूवमेंट की, हरकत की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफाइन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या है, कहता है वो फासला जो ऑब्जेक्ट कवर करता है यूनिट टाइम के अंदर, उसको हम स्पीड कह देते हैं। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या है कि जितना फासला कवर किया होगा उसको जितने टाइम में कवर किया होगा उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना, यानी डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। लेकिन जब भी आपने डिस्टेंस को फाइंड करना है तो आपने मल्टीप्लाई कर देना स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। आपको पता है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है एस के साथ, स्पीड को रिप्रेजेंट किया जाता है वी के साथ और टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल टी के साथ। इज इट क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, कहते हैं हेयर एस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। वी इज इट्स स्पीड एंड टी इज द टाइम टेकन बाय इट। और टी क्या होगा, वो वक्त होगा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करने में लेगा। डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होती, इस वजह से ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। एमसीक्यूज बेटा बन सकता है ये। स्पीड इज आल्सो अ स्केलर, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होती है। एस आई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। जो एस आई यूनिट होगा स्पीड का वो क्या हो जाएगा जी, मीटर पर सेकेंड। ये था हमारे पास स्पीड। नेक्स्ट हम देखते हैं वेलोसिटी क्या होता है। वहां पे हम पढ़ रहे थे कि कितना डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे हम रेट पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट का। किसका रेट पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट का क्या रेट है। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ और डिस्प्लेसमेंट कवर होने में उसने कितना टाइम लिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी ओवर टी। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो d इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी कि ये जो d है हमारे पास, ये क्या है जी, ये हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट है। ये v क्या है, ये हमारे पास वेलोसिटी है। और ये स्मॉल t क्या है, ये टाइम है। जो SI यूनिट होता है वेलोसिटी का, वो सेम वही होता है जो स्पीड का होता है, डेट इज़ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये जितने हमारे पास SI यूनिट्स होते हैं और ऑब्जेक्ट्स के बारे में या डेफिनेशंस के बारे में पूछा जाता है कि ये स्केलर है या वेक्टर है, तो इस तरह के MCQs इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये लाजमी रिपीट हो जाते होते हैं। लिहाजा जितने भी SI यूनिट्स हैं वो आप अच्छे से याद कर लेंगे। एक तो आपके MCQs उससे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। उसके अलावा जब आप लोग न्यूमेरिकल करेंगे एक्सरसाइज के, या चाहे वो सॉल्व्ड हों या अनसॉल्व्ड हों, उसमें अगर आप लोगों को यूनिट याद होगा तो आंसर में काफ़ी आसानी होगी और आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 3, कहता है डिफाइन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड आल्सो राइट इट्स वैल्यू इन SI यूनिट। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है और इसकी वैल्यू को आपने SI यूनिट में लिखना है। कहता है द एक्सेलरेशन, क्या, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, वो जो गिर रही होती हैं बॉडीज, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जो भी ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ खींचा चला जाता है उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, उसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लग रही होती है। और आपको पता है जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है, फोर्स जिस डायरेक्शन में जाती है तो उस ऑब्जेक्ट में, उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही होती है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है। इट इज़ डिनोटेड बाई जी, इसको जी से डिनोट किया जाता है। ये स्मॉल जी ये ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, ज़मीनी सतह पर। इट्स वैल्यूज अप्रॉक्सीमेटली, देखिए इसकी वैल्यू ऐसे यूनिट के में क्या है, इट्स वैल्यूज अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह वैल्यू जो है आपसे MCQs में भी पूछी जा सकती है और ये आप 80 to 90% ही आप लोग इसको न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। फिर कहते हैं फॉर बॉडीज फॉलिंग डाउन फ्रीली जी इज पॉजिटिव। वो बॉडीज जो डाउनवर्ड नीचे आ रही हैं, ये देखें वो बॉडीज, वो ऑब्जेक्ट्स, जिस तरह ये हम ब्लॉक की एग्जांपल ले लेते हैं, जो डाउनवर्ड नीचे आ रहा है तो वहाँ पर जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी हमारे पास वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी। वहाँ पर ग्रेविटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इज इट क्लियर? अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। वो ऑब्जेक्ट जो फ्रीली डाउनवर्ड नीचे की जानब आ रहा है वहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। और वो ऑब्जेक्ट जो अपवर्ड जा रहा है, बात को यहाँ पे समझना है, वो ऑब्जेक्ट जो अपवर्ड जा रहा है वहाँ पर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। फॉर बॉडीज फॉलिंग डाउन फ्रीली जी इज पॉजिटिव एंड इज नेगेटिव फॉर बॉडीज मूविंग इज अपवर्ड। इज इट क्लियर? ये MCQs में भी पूछा जा सकता है और काफ़ी दफ़ा ये पूछा गया बोर्ड में कि वो बॉडीज़ जो डाउनवर्ड ज़मीन की तरफ आ रही होती हैं, अर्थ की तरफ आ रही होती हैं, वहाँ पर जी की वैल्यू क्या होती है, वहाँ पर जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और वो ऑब्जेक्ट जो अपवर्ड ऊपर की जानब जा रहे होते हैं, जिस तरह ये एरो का साइन आपको दिखा रहा है, तो वहाँ पर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहाँ पर जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है एंड राइट इट्स SI यूनिट, और इसका SI यूनिट भी लिखना है। एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, यानी कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में क्या चेंजिंग आई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जब ऑब्जेक्ट ने एक्सेलरेशन स्टार्ट किया तो तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, जब ऑब्जेक्ट ने एक्सेलरेशन कवर कर लिया तब उसकी वेलोसिटी क्या थी। यानी जब हमने डिफरेंस निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी
डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, उसने कितना टाइम लिया, और एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल a के साथ, फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है v फॉर वेलोसिटी और साथ में स्मॉल f लिखा होगा, इसका मतलब है फाइनल, और इनिशियल वेलोसिटी को इसी तरीके से v फॉर वेलोसिटी और साथ में स्मॉल i लिखा होगा जिसका मतलब होगा इनिशियल। और अगर हम बात करें, आपको पता है स्मॉल t के साथ हम रिप्रेजेंट करते होते हैं टाइम को। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे कहते हैं टेकिंग एक्सेलरेशन एज एक्सेलरेशन ए, इनिशियल वेलोसिटी एज वी आई, फाइनल वेलोसिटी एज वी एफ। देखें वही बात जो मैंने आप लोगों को पहले बता दी, एंड टी इज द टाइम, और ये टी क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड एंड पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोला जा सकता है, और इसका यूनिट भी आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है, इसका फॉर्मूला भी आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है कि इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है जी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कन्वर्ट करना है 50 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। एक बात हमेशा याद रख लें कि जब भी कन्वर्जन करनी है आपने किलोमीटर पर आवर की मीटर पर सेकेंड में, तो आपको जो डिजिट दिया गया होगा आपने उस डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है 1000 के साथ, और पर और की बात की गई है, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो जब 60 मल्टीप्लाई बाय 60 किया गया तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारे पास आ गया जी 1000, और इसको डिवाइड किससे कर देना है जी, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 विच इज़ इक्वल टू 3600, किसके इक्वल आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। और आप लोग देखें कि ये जो हमारे पास 2 ज़ीरो हैं, अगर हम इसको काट देते हैं ऊपर वाले 2 ज़ीरो के साथ, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बन जाएगा जी, 10/36। तो जो भी नंबर को आपने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ और डिवाइड कर देना है 36 के साथ। इज इट क्लियर ना? ये 10/60 हमारे पास कैसे आया बेटा, कि हकीकत में हमारे पास 1000 था और डिवाइडेड बाय पर और की बात की गई है, तो ये पहला 60 रिप्रेजेंट कर रहा है मिनट्स को, दूसरा 60 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड्स को। 60 मल्टीप्लाई बाय 60 3600, यानी जब कटिंग हुई तो रिमेनिंग हमारे पास 10/36 रह गया। तो 10/36 और साथ में इसका यूनिट आ जाएगा जी मीटर पर सेकंड। अब जो भी नंबर हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो आपने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, डिवाइड कर देना है 36 के साथ। फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ जी 50 को कर रहा हूँ कन्वर्ट, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा जी, मैं यहाँ पे लिख दूँगा जी 50, और इसको मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है जी 10 के साथ, वेल डन। और मैंने डिवाइड किसके साथ कर देना है इसको, मैंने इसको डिवाइड कर देना है 36 के साथ। जब मैंने 50 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो 500 हो गया, 500 डिवाइडेड बाय 36 किया तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया जी 13.88। इज इट क्लियर? यानी कि 88, और साथ में इसका यूनिट लाजमी लिखना है क्योंकि हमने कन्वर्ट किया था किलोमीटर पर और को किस में कन्वर्ट किया है जी, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। अब अपना सोल्यूशन देख लेते हैं क्या हमने इसको ठीक सॉल्व किए। वही बात जो हमने कन्वर्ट करना है 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 1000 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 वही 10/36। ये आपको क्लियर हो गया ना कि 10/36 किस तरीके से आता है। अच्छा भी, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर देना है किलोमीटर पर आवर को 10/36 के साथ। फॉर एग्जांपल हमने 50 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना था, जिस तरीके से हमने यहाँ पे सॉल्व किया, तो हमने क्या किया 50 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 36। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हमारे पास आंसर आ गया जी 13.88 मीटर पर सेकेंड, और हमारा आंसर भी यही था और एग्जैक्ट सोल्यूशन का आंसर भी यही है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? और ये एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल वो कुछ भी कह दें कि कन्वर्ट 20 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड या 10 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, तो जो भी वैल्यू आ जाए किलोमीटर पर आवर के साथ,
आपने उसको सेम इसी मेथड से कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, डिफाइन यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट हमने पढ़ा है, प्रीवियस स्लाइड्स में हमने पढ़ा था स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड को। कहते हैं एक बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड तब होती है अगर वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर करती है। हाउ एवर द शॉर्ट इंटरवल में भी वो शॉर्ट इंटरवल ही क्यों ना हो। चलें इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा इस ग्राफ की मदद से। अच्छा, कहता है कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ने, ये इसका इनिशियल पॉइंट ज़ीरो है, ये ऑब्जेक्ट ने ज़ीरो से लेके एक सेकंड में उसने 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पे देखें, एक सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। और 2 सेकंड में वो कितना करेगा, 100 सेकंड ही करेगा। अगर इनका डिफरेंस निकालें तो अगर हम वन को ही अपना इनिशियल पॉइंट लें, यानी 1 से लेके 2 तक 1 सेकंड हुआ, और 50 से लेके 100 तक जो है वो भी 50 मीटर ही हुए। देखिए टाइम भी बढ़ता जा रहा है, 3 सेकंड हो गए तो 150 मीटर हो गया, 4 सेकंड हो गए तो 200 मीटर हो गया। इक्वल डिस्टेंस हर सेकंड, एक सेकंड में जितना उसने डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट सेकंड में भी वो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा अकॉर्डिंग टू 1 सेकंड। अब देखें ना, मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर करके ग्राफ ड्रा कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ग्राफ है और ये इसका इनिशियल पॉइंट O है, और जहाँ से उसने स्टार्ट करना है ये 1 आ गया, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया। चलिए हम इसको थोड़ा सा छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं ताकि एक दूसरी एग्जांपल के साथ आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चले मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, और यहाँ पे लिख दिया जी मैंने 30, और चले 20 लिख दिया, और 20 के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 30 लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ज़ीरो से एक ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया, और ज़ीरो से लेके ये 1 को चलो हम मिनट्स कह लेते हैं, ये 1 2 हम मिनट्स कह लेते हैं, टाइम है। ये एक्चुअल हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है ना एक्स एक्सिस पर, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, ठीक है। और जब हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, और आपको पता है डिस्टेंस का सिंबल होता है एस, इसलिए मैं डिस्टेंस नहीं लिख रहा, मैं उसका सिंबल लिख रहा हूँ। इज इट क्लियर। अब एक ऑब्जेक्ट ने ज़ीरो से स्टार्ट किया और 1 मिनट तक उसने जो है ना मूवमेंट की। 1 मिनट में फॉर एग्जांपल वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो बहुत स्लो जा रहा है, ठीक है। 1 मिनट में वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मिनट में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर हो गया। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहा हूँ। ये पॉइंट नंबर 1 का इनिशियल पॉइंट कौन सा था, ये 0। अब हम 2 पे जाएंगे तो 2 का इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 से लेकर 2 तक हकीकत में 1 मिनट ही होगा ना। अगर हम 1 को एज ए इनिशियल पॉइंट लेते हैं, 1 से 2 पे जाते हैं, तो एक्चुअल बॉडी ने 1 मिनट ही कवर किया ना। तो हम अगर 10 से 20 तक बात करते हैं तो एक्चुअल वो भी 10 ही होगा, यानी कि मेरे सेकंड्स भी बढ़ रहे हैं और इधर से मीटर्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हर सेकंड में वो हर सेकंड में इक्वल स्पीड रख रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, चाहे ये टाइम इंटरवल शॉर्ट ही क्यों ना हो जाए, ये टाइम इंटरवल सेकंड्स में क्यों ना आ जाए, ये टाइम इंटरवल मिनट्स में क्यों ना आ जाए, ये टाइम इंटरवल ईयर्स में क्यों ना आ जाए, ये टाइम इंटरवल आवर्स में क्यों ना आ जाए। उस ऑब्जेक्ट की स्पीड भी एक जैसी होगी और उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी एक होगा और उसका टाइम इंटरवल भी एक ही हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या है, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट। उधर ऊपर में क्या था, इक्वल डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। सेम ग्राफ समझने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या है कि एक बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी, अगर वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है। हाउ एवर द शॉर्ट इंटरवल में बी, ये शॉर्ट इंटरवल ही क्यों ना हो। यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। इज इट क्लियर। बहुत ही आसान है, अमूमन बच्चे गलती कर जाते हैं,
कि डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस लिख दिया, डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। अगर तो कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग डेफिनेशन लिखने के बाद ग्राफ खुद से ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, इसमें हम इसको देखेंगे। अच्छा, आप लोग एक्सेलरेशन को पढ़ चुके हैं ना, ज़रा जहनों पर जोर दें, एक्सेलरेशन क्या होता है, कुछ याद आया कि नहीं? एक्सेलरेशन में हमने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अभी प्रीवियस स्लाइड्स में हम पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ा था कि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जो हमारे पास वी एफ है उसको किसके साथ माइनस कर देना था हमने, वी आई के साथ। वेल डन भाई। और हमने डिवाइड किसके साथ करना था, उसको डिवाइड कर देना था, ओहो ये गलत हो गया, चलिए भाई हम रेस कर लेते हैं। उसको हमने डिवाइड किसके साथ कर देना था, उसको हमने डिवाइड कर देना था टाइम टेकन के साथ, कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया इस चेंज इन वेलोसिटी में। अब ये तो हमने सिंपल पढ़ा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होती है, एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होती है, हम वो भी देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कहता है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज पॉजिटिव, बॉडी की एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज विद टाइम, अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है वक्त के साथ साथ। द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज सेम, देखें बात वही आ गई, पॉजिटिव है, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी सेम होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी कवर हो रही है, इन विच द बॉडी इज मूविंग विदाउट चेंजेस इन इट्स डायरेक्शन, और बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी एक्सेलरेशन की। ये था हमारे पास यहाँ तक पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है विद टाइम और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही है जिस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है वेलोसिटी या जिस डायरेक्शन में फोर्स जा रही है। एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगी, यहाँ से हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज नेगेटिव, नेगेटिव तब होती है इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीज, उसके ऑपोजिट चला जाएगा। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उससे ये ऑपोजिट हो जाएगी। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डेक्लेरेशन और रिटार्डेशन कहते हैं। याद हो, ये नाम कुछ सुने सुने लग रहे हैं, हमने इसके एमसीक्यूज भी किया था कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन थे, ए पे वेलोसिटी था, बी पे डेक्लेरेशन था, सी पे रिटार्डेशन था, और डी पे बोथ बी एंड सी था। तो हमने डी ऑप्शन लगाया था, बोथ बी एंड सी, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डेक्लेरेशन और रिटार्डेशन दोनों कहते हैं। इज इट क्लियर? हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट जी हमारे पास आ जाती है हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, ड्राइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये लॉन्ग भी इम्पॉर्टेंट है और ये लॉन्ग में भी कई दफ़ा आ चुका है, शॉर्ट में भी आ सकता है, आपके समर वेकेशन होमवर्क में शॉर्ट क्वेश्चंस में है। अब ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरीके से हमने सॉल्व करनी है, हमारे पास एक ट्राइंगल है, एक रेक्टेंगल है, दोनों का एरिया हमारे पास मौजूद है। स्टार्टिंग पॉइंट उसका ओ है, ओ से लेकर ए तक हम इनिशियल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वी आई के साथ। ए पर हमारे पास जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है जी, वी आई है, और ए से लेकर जो एक्सेलरेशन कवर हुआ बी तक वो हमारे पास फाइनल यानी कि कौन सा पॉइंट है, वी एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, और अगर हम देखें दोनों का कॉमन हमारे पास क्या आ जाता है जी, टाइम आ जाता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, ओ डी के साथ। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व होता है। अगर हम टोटल एरिया की बात करें, टोटल एरिया हमारे पास कौन से पॉइंट्स हैं जी, ओ, ए, बी और डी, यानी ट्राइंगल और रेक्टेंगल दोनों का जो टोटल एरिया, और टोटल एरिया हम कितना डिस्टेंस कवर होता है अगर हम उस टोटल एरिया को कवर करें, तो डिस्टेंस को हमने रिप्रेजेंट कर दिया एस के साथ। पहला हमारे पास कौन सा पॉइंट है जी, ओ ए, और यहाँ पे क्या लगा दिया, ओ ए, सेकेंड पॉइंट बी और डी प्लस बी डी, कितने पॉइंट्स हैं, ट्राइंगल और रेक्टेंगल, डिवाइडेड बाय 2। अब दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा है, टाइम, मल्टीप्लाई बाय ओ डी। अब हमने इस ओ डी को ख़त्म करना है,
इस ओडी को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पर बी सी ओवर ओडी के साथ। अच्छा, बी सी ओवर ओडी के साथ क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि जब भी हम टोटल एरिया फाइंड करेंगे हमने वहाँ पे एक्सलेशन को भी लेके आना है, और एक्सलेशन किसके इक्वल है? एक्सलेशन इक्वल है बी सी ओवर ओ डी के, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अच्छा, बी सी ओवर ओ डी एक्सलेशन कैसे होगी? अब बी और सी, बी क्या है जी? फाइनल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी फाइनल वेलोसिटी। अब बात को गौर से समझना है आपने, ठीक है। अब बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी, अब बी से डाउनवर्ड सी की तरफ आए तो ट्रेस किया, ये हमें मिल गया जी इनिशियल वेलोसिटी। नीचे आई हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा जी वी एफ माइनस वी आई। अब डिवाइडेड बाय ओ डी था, ओ ये वाला पॉइंट ओ और ये वाला पॉइंट डी, कॉमन पॉइंट क्या है जी? टी। तो बी सी ओवर ओ डी रिप्रेजेंट करता है एक्सलरेशन को, और हमने फाइंड कर लिया जी किस तरीके से वो बी सी ओवर ओ डी एक्सलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमने उससे उसका फॉर्मूला बना लिया। वो क्या था जी? वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो मैं यहाँ पे भी लिख भी देता हूँ कि बी सी ओवर ओ डी एक्सलरेशन के इक्वल है, और एक्सलरेशन कैसे आई हमने वो भी फाइंड आउट कर ली। इज इट क्लियर? ठीक है, इस वजह से हम बी सी ओवर ओ डी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हमने बी सी ओवर ओ डी के साथ मल्टीप्लाई किया हर नंबर को, 2s मल्टीप्लाई बी सी ओवर ओ डी, ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय ओ डी मल्टीप्लाई बाय बी सी ओवर ओ डी। अब ये ओ डी हमारे पास कट गया इस ओ डी के साथ, रिमेनिंग हमारे पास रह गया बी सी ओवर ओ डी। बी सी ओवर ओ डी ए के इक्वल था, तो हमने क्या किया? 2s बी सी ओवर ओ डी की जगह पे हमने यहाँ पर ए पुट कर दिया। अब ओ ए पर क्या है? ओ उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि ओ से लेकर हम कहाँ तक जा रहे हैं? ओ तक जा रहे हैं, यानी कि ए फिर डाउनवर्ड, ये स्ट्रेट हमारे पास वर्टिकल बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम वी आई प्लस वी एफ कर देंगे, यानी ओ ए रिप्रेजेंट हमें करेगा वी आई को, ओ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी? वी आई को, और उसके बाद रह जाता है जी बी डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी? प्लस को, वी एफ को। तो हमने क्या कर दिया? वी आई प्लस वी एफ। अब नेक्स्ट बात रहेगी बी और सी की। हमने बी और सी डिवाइडेड बाय ओ डी किया था, बी सी हमारे पास क्या था जी? वी एफ माइनस वी आई। तो हमने इस बी सी की जगह पे क्या लिख दिया? वी एफ माइनस वी आई। तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी हमारे पास क्या हो गया जी? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है हमने ये भी देखना है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम इसकी इक्वेशन डेरिवेशन लिखेंगे। कहते हैं व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब नेट फोर्स किसी बॉडी पर लगती है। अब बात को यहाँ पे आपने गौर से समझना है, क्योंकि ये आपको क्लियर हो जाएगी अगर डेफिनेशन, तो आप इसकी डेरिवेशन खुद से लिख पाएंगे। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब नेट फोर्स किसी बॉडी पर लगती है, इट प्रोड्यूसेस एन एक्सलेशन। तो वहाँ पे एक्सलेशन प्रोड्यूस हो जाती है इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, फोर्स की ही डायरेक्शन में। और वो जो एक्सलेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेट फोर्स के, यानी कि एक्सलेशन वहाँ पे प्रोड्यूस होगी, और वो एक्सलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी? फोर्स के हो जाएगी। बात समझ आ रही है ना? एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, और यही एक्सलेशन जो है वो बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी जी? उसके मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अच्छा, जब हम इन दोनों इक्वेशंस को मिला देंगे, यानी कि एफ और एम वाली को, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी जी? कि वो एक्सलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेट फोर्स के, और एक्सलेशन की डायरेक्शन वही है जिस डायरेक्शन में फोर्स जा रही है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके मास के। और जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म की तो हमारे पास फार्मूला क्या बन गया जी? ए इज़ इक्वल टू के। के किसको रिप्रेजेंट करता है जी? कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को। तो ए इज़ इक्वल टू के एफ ओवर एम हमारे पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा। इज इट क्लियर ना स्टूडेंट्स? ये हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को प्रूव किया है। अब अगर मैं सिंपल फोर्स का फॉर्मूला बनाना चाहूँ, तो ये जो m यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ये एक्सलेशन के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा जी? f इज़ इक्वल टू m फॉर मैस, वो जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, और उसके बाद एक्सलेशन जो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, और k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास शॉर्ट डेफिनेशन थी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, और साथ में हमने उसकी वेरिफिकेशन को भी देख लिया कि जो एक्सलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स,
और एक्सलेरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। जब हमने दोनों को मिला दिया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये प्रोपोर्शनैलिटी खत्म किया तो ये कांस्टेंट में कन्वर्ट हो गया, के रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को, फोर्स वहीं पे रहा, मास एक्सलेरेशन के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, एंड एफ इज इक्वल टू एम ए। ये हमारा फाइनल इसकी इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि हमने प्रूव करना है, प्रूव एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये क्या होते हैं? ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो मर्जी इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाए, आपने सबके साथ डायग्राम ये वाली सेम बनानी है, डायग्राम तीनों के साथ सेम बनेगी, ठीक है। अच्छा, अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं, ये क्या होती है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम टोटल डिस्टेंस कवर फाइंड करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया इस टोटल एरिया में। क्या फाइंड करना है? कितना टोटल डिस्टेंस बॉडी ने ट्रैवल किया कौन से एरिया में, ओ ए बी डी पर, यानी ओ स्टार, फिर ए, फिर बी और फिर डी। ये सी सेपरेट कर रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को। अच्छा, अब हम हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा, हमारे पास एरियाज कितने हैं? दो एरियाज हैं, एक रेक्टेंगल है, दूसरा ट्राइंगल है। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी? ओ ए सी और डी, यानी डॉटेड लाइन से बिलो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? रेक्टेंगल। और अगर ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल क्या है जी? ए बी और सी, यानी कि ये हमारे पास क्या बन रहा है जी? एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। अगर हम रेक्टेंगल पे बात करते हैं जी, ओ ए सी डी, अब हम अलग अलग लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या है जी? ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी, जाहिर सी बात है, ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी। कि ओ ए क्या है जी? वी आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ डी दोनों का कॉमन पॉइंट है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी? टाइम आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जी एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हम ट्राइंगल की तरफ आते हैं, तो ट्राइंगल एरिया का क्या फॉर्मूला है? ये हकीकत में हम फॉर्मूलाज लिख रहे हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल था वी आई मल्टीप्लाई बाय टी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या जी? 1/t मल्टीप्लाई बाय ए टी। अब हमने दोनों के एरियाज के फॉर्मूला अलग अलग लिख लिए। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल चलिए हम इसे इक्वेशन 1 बना देते हैं कि जो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो क्या जी? वी आई मल्टीप्लाई बाय टी, और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसका क्या फॉर्मूला है जी? उसे इक्वेशन 2 बना देते हैं, 1/2 टी मल्टीप्लाई बाय ए टी। अब हमने क्या करना है? इन दोनों फॉर्मूलाज को हमें जमा करना है, ऐड कर देना। जब हम इन दोनों फॉर्मूलाज को ऐड करेंगे, देखते हैं हम क्या गेट करते हैं। पहले हमने लिखा जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी आई टी, उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 टी ए टी स्क्वायर। जब हमने इन दोनों को ऐड किया, देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। हमारे पास प्लस का साइन है, ठीक है। चले इस साइड पे मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, ये टी मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टी के साथ, तो वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। हमने प्रूव कर दिया टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। बहुत आसान इक्वेशन है, बहुत आसान इक्वेशन है। सबसे पहले आपने ग्राफ में देखना है, डायग्राम में देखना है, आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, आपने उसको मेंशन कर देना है। आपने ग्राफ को देखा, आपने देखा आपके पास दो एरियाज हैं, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। तो आपने ट्राइंगल और रेक्टेंगल दोनों के एरियाज को पहले अलग अलग लिखना है। अलग अलग लिखने के बाद आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल को आपने ऐड कर देना है। जब आप उसको ऐड करोगे तो क्या होगा? वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर आप प्रूव कर दोगे उसका टोटल डिस्टेंस। आज का हमारा समर वेकेशन होमवर्क इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ये हमने इक्वेशंस की, हमने शॉर्ट डेफिनेशंस की, ये आप लोगों ने अच्छे से मेमोराइज करनी, इसकी रिटन प्रैक्टिस करनी आप जितनी कर सकते हैं, और इसको समर वेकेशन रजिस्टर पे आप लोगों ने लिखना भी है। अल्लाह हाफिज़।